हे हाय एवरीवन, दिस इज़ मी दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूँ दीपक सर क्लासेस पर। अभी उस दिन मेरी चर्चा हो रही थी आप सभी से कि भाई हम तैयारी तो करते हैं, मन लगा के करते हैं। जब हमारी तैयारी हो जाती है देन एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम देते हैं, करंट अफेयर तो पढ़ाए हैं, पढ़ाने वाला भी कह देगा भी मेरा पढ़ाया हुआ आया है। लेकिन जब हम करंट अफेयर को अरेंज करके नहीं पढ़ते तो प्रॉब्लम आती है। आर ओ आर ओ का रिजल्ट आया, आर ओ आर ओ के पहले बच्चों ने बोला हमने ये पढ़ के गया, वो पढ़ के गए, ये करंट पढ़ के गए। बाद में सिलेक्शन कहाँ पे? कहीं नहीं है। पढ़ाने वाला तो बोल देगा कि भाई मैंने पढ़ाया हुआ आ गया, लेकिन आपका सिलेक्शन है कहाँ पे? तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टैटिक पोर्शन के साथ में, मतलब आपके जो सब्जेक्ट उनके साथ जोड़ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये मेरा पहला प्रयास है करंट अफेयर को इस तरीके से, मतलब मैं हमेशा पढ़ाना चाहता था। इसी के चलते मैंने द एनालिस्ट समकालीन संवाद नाम से मैगजीन निकाली। आज के टॉपिक में हम पिछले 1.5 साल के जो नेशनल अफेयर्स हैं, ठीक है? जी हाँ, क्लियर है। नेशनल अफेयर्स अगर अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे आज नेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। पिछले 1.5 साल, 1.5 साल मतलब अगर आप देखेंगे तो पिछले 2024-25 1.5 साल में जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी समय गवाए हुए। सबसे पहला करंट अफेयर हमारा ये, त्रिपुरा जो है पूर्ण साक्षर राज्य बना है। जी हाँ, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि 23 जून 2025 को पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में त्रिपुरा को घोषित किया गया है। ये उपलब्धि जिस कार्यक्रम के तहत, उस कार्यक्रम को उल्लास कहते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट ये हो गया कि भी उल्लास कार्यक्रम के तहत है। त्रिपुरा जो है गोवा और मिजोरम के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि त्रिपुरा से पहले मिजोरम जो कि 20 मई 2025 को, गोवा जो कि 30 मई 2025 को, और लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर आप केंद्र शासित प्रदेश पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मिजोरम गोवा के बाद में जो तीसरा राज्य यहाँ पे बना है, वो तीसरे राज्य के रूप में यहाँ पे त्रिपुरा जो है इसको शामिल किया गया है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, उल्लास कार्यक्रम के तहत याद रखना है। अगर 2011 की जनगणना के बारे में बात करें तो त्रिपुरा की साक्षरता 87.22% थी। क्लियर है? वही मिजोरम की 91.33%, गोवा की 95%। सबसे अधिक अगर कार्यात्मक साक्षरता कहीं की है तो गोवा की मानी गई है। इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखो करंट अफेयर को हमने क्या किया है, आपके जो करंट के टॉपिक, इन करंट के टॉपिक को हमने कनेक्ट भी किया हुआ है किसके साथ में? राष्ट्रीय और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या हो सकते हैं इसके। तो यहाँ पे देखेंगे, एक तो सबसे पहली बात ये कि स्थानीय शासन, त्रिपुरा के 42 ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, लोकल गवर्नेंस में। तो याद रखेंगे, इस ये बताता है, ये हम इसको एथिक्स में आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। खैर अभी हम आंसर राइटिंग के लिए पढ़ नहीं रहे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। इसके साथ में सतत विकास की बात करें तो मई 2025 में रंगाचेड़ा गांव जो त्रिपुरा का है, ये पहला ग्रीन गांव घोषित किया गया है। जी हाँ, रंगाचेरा विलेज वॉज डिक्लेयर्ड त्रिपुराज फर्स्ट ग्रीन विलेज इन मई 2025। तो त्रिपुरा को लेकर और भी क्या इंपॉर्टेंट हो सकता था, उसको भी साथ में ऐड कर दिया गया है मैगजीन में, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं एक जगह पे मिल पाएँ। आगे बढ़ेंगे, आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ। ठीक है, 15th एनिवर्सरी ऑफ दी, ठीक है, इमरजेंसी। आपने देखा होगा कि इससे पहले 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। यह आपातकाल करीब 21 महीनों तक चला था। इसके 50 साल अभी पूरे हुए हैं 2025 में। क्लियर है? अब इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किन चीज़ों को देखना जरूरी है, उनको एक बार देख लेते हैं। बोला जाता है कि इसका कारण था इलाहाबाद हाईकोर्ट का 12 जून 1975 का एक निर्णय, जिसमें उन्होंने उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित कर दिया था। और यह मामला इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 से जुड़ा था। तो अगर आपसे केस पूछे तो केस ये है, किस कोर्ट ने फैसला सुनाया था? इलाहाबाद कोर्ट ने। कब सुनाया था? 12 जून को। कि भाई देखो, इंदिरा गांधी जो है, इनका चुनाव ही अमान्य घोषित कर दिया गया। अपनी सत्ता को बचाने के लिए जो भी कहा जा सके, जिस प्रकार से इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, जो कि एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है।
अब अगर आप देखेंगे तो आपातकाल का जो संवैधानिक आधार है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है भी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। क्लियर है? इसके तहत कारण हो सकते हैं युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ये तीन कारण अगर हैं तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि भाई वो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है। इसके इसके ड्यूरेशन वगैरह आप पॉलिटी में पढ़ते ही हैं, तो उसको आप पॉलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दूंगा जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से संवैधानिक संशोधन है, तो 38वां संशोधन 1975 का है, जिसमें राष्ट्रपति को निकट संकट स्थिति में आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया। फिर 42वां संसाधन संशोधन किया गया, 42nd अमेंडमेंट। इसमें कहा गया कि आपातकाल को देश के किसी विशेष हिस्से तक सीमित करने की व्यवस्था की गई। जी हाँ, आपातकाल को जरूरी नहीं है कि पूरे देश में लगाया जाए, उसे किसी विशेष हिस्से तक अगर आप देखेंगे तो लिमिटेड करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 44वां संशोधन है, जो कि आंतरिक उपद्रव को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया ताकि दुरुपयोग जो है उसको रोका जा सके। अब समझिएगा 44th अमेंडमेंट 1978 में जो हुआ, इसके तहत बोला गया कि भाई देखो, जो आंतरिक उपद्रव शब्द का प्रयोग करके इमरजेंसी लगाई जाती थी, लोग जिसका दुरुपयोग करते थे, इस दुरुपयोग को खत्म करने के लिए उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे हमने तीन कारण में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जो है इनको शामिल किया है। क्लियर है? इसके साथ में आगे बढ़ेंगे। इसका आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में केंद्र सरकार ने लिया है, मनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य था कि संविधान के उल्लंघन के खिलाफ संघर्ष करने वालों को याद करना। ठीक है, जो संविधान का उल्लंघन हुआ था, क्लियर है, उनके खिलाफ में जिन लोगों ने संविधान को बचाने की उस समय कोशिश की, उनको याद करने के लिए जो है इस हिसाब से संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाने का जो एक कदम केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी की और 12 जुलाई को यह भारत के राजपत्र में अगर आप देखेंगे प्रकाशित हो गया। और अब 25 जून जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में अगर आप देखेंगे तो मनाने जाने की बात हमारे सामने आती है। अगला न्यूज है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर आपको मालूम है 7 मई 2025 को ये घटनाक्रम हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जो है 22 अप्रैल 2025 को, क्या कारण था, तो कारण ये था कि पहलगाम जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, वहां पे कुछ आतंकवादी हमले हुए। इस हमले में अगर आप देखेंगे बेटा, तो बोला जाता है कि 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की हत्या हुई थी। और इसकी जिम्मेदारी जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जो लश्कर तैयबा का ही एक गुट है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी। भारत ने कहा कि भाई देखो, हमने जो एक ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने जो अटैक किया, वो देखो भाई हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार जो है, इसका हवाला देते हुए कि भाई हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हमने ये अटैक किए हैं। क्लियर है? इसके तहत अगर आप देखेंगे बेटा, तो एक आपका ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो किया, वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला, जो आत्मरक्षा का अधिकार बताते हुए जो है इसको जो है अंजाम दिया। आगे बढ़ेंगे अगर इसी क्रम में, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते तो हमें पता चलता है कि इस समय 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो कि पाकिस्तानी पंजाब और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, इन क्षेत्रों में हुआ। जिसमें प्रमुख ठिकानों में, ठीक है, JEM का मुख्यालय था मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा, ठीक है, मुरुद के, और अगर आप देखेंगे तो मेमूना जोया सियालकोट, जो हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था। तो इन तीन मुख्य इलाकों को बर्बाद किया गया। इसके अलावा बरनाला, मुजफ्फराबाद में 2, कोटली में 2 और तेहरा कला में 1। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अब इस समय अगर आप देखेंगे बेटा, तो हमारे यहाँ पे राफेल फाइटर जेट जो है, इसके द्वारा स्काल्प क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया गया था, जो स्टॉर्म शैडो जो है इनका उपयोग हुआ था इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो याद रखेंगे, स्काल्प क्रूज मिसाइल का उपयोग हुआ, जिसको लॉन्च करने के लिए कौन से फाइटर जेट का प्रयोग किया गया? राफेल फाइटर जेट का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे राजनीतिक और कूटनीतिक परिणाम के आधार पे, तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई क्या रही? 10 मई को ऑपरेशन बुनियन अल मरसूस के तहत भारत के सैन्य ठिकानों पे पाकिस्तान ने हमला किया।
अब देखो बेटा, हम सभी ने ऑपरेशन सिंदूर तो पढ़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की 10 मई को, उसमें उसने उस अपने ऑपरेशन का क्या नाम दिया था? तो ऑपरेशन बुनियन अल मरसूस। ठीक है, बुनियान अल मरसूस नाम दिया, और इसके तहत इसने भारत में जो है अटैक किया। उसके बाद उसने ड्रोन घुसपैठ 7 से 10 मई के बीच में जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में रिपोर्ट हुई। उसके बाद देखेंगे सीज फायर हुआ। अब यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से अस्थायी संघर्ष विराम हुआ, ठीक है, टेम्परेरी, लेकिन इसको जो है दोनों तरफ से, मतलब खासकर भारत की तरफ से इसको नकारा गया है। ठीक है, फिर भी हमने लिख लिया है यहाँ पे आपको बताने के लिए, क्योंकि भैया इंटरनेशनल लेवल पे जो राष्ट्रपति अमेरिका का है, वो बार बार चिल्ला के जो है ट्रंप अग्रवाल कह रहा है कि भाई हमारी वजह से जो है सीज फायर हुआ, तो उसको भी थोड़ा बहुत तो मान सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, इसी मान सम्मान के साथ में आगे चलते हैं प्रेस ब्रीफिंग के ऊपर। तो उसके बाद आपको मालूम है भारत में प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें दो नाम तो आपने बहुत ही सुने हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड सोफिया कुरैशी। ठीक है, इन्होंने इस प्रेस में हिस्सा लिया, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डीजीएमओ, इन्होंने 11 मई को इसकी जानकारी दी थी। गृह मंत्रालय ने 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास मॉक ड्रिल करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो हालात बिगड़े थे, उसके तहत 244 जिलों में भारत में मॉक ड्रिल जो है कराया गया था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था कि हमारे करंट अफेयर में जो भी न्यूज आप पढ़ते हो, इसको राष्ट्रीय स्तर पे जोड़ के, राजनीतिक स्तर पे जोड़ के देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि नेशनल अफेयर का मतलब यही होता है, राष्ट्रीय घटनाक्रम का मतलब यही होता है। अब ये जो घटना हुई, इस घटना के चलते अगर हम इसके राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में देखें, तो भारत ने कहा कि भाई हम अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्राइन का संकेत दिया है। मतलब ये क्या होता है, जब कोई राज्य, जैसे पहलगाम में अटैक हुआ, तो पहलगाम में अटैक के समय भारत जो है अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाया। ठीक है, एक सिचुएशन खराब हुई, इसके चलते जो है ये अटैक हुए। तो ये जो अटैक हुए, उसके लिए भारत ने अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन का संकेत दिया, जो आत्मरक्षा की सक्रिय नीति के तहत आता है। ठीक है, जिसमें हम जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं, उसी के तहत जो है यहाँ पर ये काम किया गया। ठीक है, राफेल और स्कल्प मिसाइल का प्रयोग करके भारत ने अपने आप अपने आत्मनिर्भरता को दर्शाया है कि भाई हमारी मिसाइलें जो है किस प्रकार से काम करती हैं और वो कितनी अहम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके पहले उरी सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया 2016 में कर चुका है, और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक ऑपरेशन बंदर जो है ये इंडिया ने किया था। अब यहाँ पे बंदर नाम क्यों दिया गया? हनुमान जी के चलते अगर आप देखेंगे कुछ हिसाब से जोड़ा गया है इसको। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी जिस प्रकार से लंका में घुसकर जो है तहस नहस किया था, उसी प्रकार से बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है ऑपरेशन बंदर के नाम से जो है इस ऑपरेशन को 2019 में जो है एक हिसाब से अंजाम दिया गया। ठीक है, अच्छा, भारत का जो है इसके साथ में और कोई रिस्पांस था जब ये पहलगाम अटैक हुआ? तो था, जैसे सिंधु जल समझौता निलंबित हो गया, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, जो सार्क देश के लिए जो वीजा छूट दी गई थी, वो जो एक हिसाब से आपने देखा होगा कितने सारे लोग भारत में पाकिस्तान के रह रहे थे, बहुत लंबे समय से रह रहे थे, फिर वीजा और पासपोर्ट और जानकारी निकाल के उनको वापस भेजने की कवायद शुरू हुई। इस कवायद के बीच में सार्क वीजा छूट योजना जो है उसे भी खत्म किया गया, और राजनयिक स्तर को घटाना, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन, अपने अपने डिप्लोमेट वापस बुलाए गए, आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की गई। आर्थिक रूप से अगर आप देखेंगे कुछ खास प्रतिबंधों के यहाँ पे जो है अंजाम दिए गए। तो खैर ये ठीक है, आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बात में होंगे, लेकिन आज जो हमारे प्रीलिम्स के लिए हैं उन खास पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं उम्मीद अधिनियम। अब याद रखना, ये जो करंट अफेयर उम्मीद के बारे में वक्त के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का आया तो है, लेकिन मैं अभी करंट वाली चीज़ों को शामिल नहीं करता हूँ। डिसीजन है, फिर डिसीजन में क्या चेंजेस होंगे, दिस एंड दैट। लेकिन हमारे लिए वक्त के ऊपर जो डिसीजन है, जो उम्मीद अधिनियम है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए, उनको देख लेते हैं। देखो, कहा जाता है कि उम्मीद का पूर्ण रूप से अगर नाम है, तो उम्मीद का फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसी को उम्मीद कहा गया है। ये कानून धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को सुधारने के लिए लाया गया है, ताकि जो भी धार्मिक संपत्तियां हैं
उनका रख रखाव प्रबंधन और उनमें ट्रांसपेरेंसी की संपत्ति कितनी है, उसका किस प्रकार से प्रबंधन हो रहा है, इसमें जो है एक हिसाब से पारदर्शिता लाई जाए। ठीक है, लोगों को पता रहे, जानकारी रहे कितनी संपत्ति है, किस प्रकार से उसका प्रबंधन हो रहा है। इन सभी में पारदर्शिता लाने के लिए उम्मीद जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है लेकर आया गया है। इसकी विधायी प्रक्रिया, इसके विधायी चरण के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो 9 अगस्त 2024 को बिल संसद में पेश हुआ। ठीक है, फिर संयुक्त समिति को भेजा गया। 31 जनवरी 2025 को समिति ने रिपोर्ट सौंपी। 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पास हुआ। 288 पक्ष में थे, 232 विरोध में थे। 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में पास हुआ। 128 लोग पक्ष में थे और राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद ये जो है कानून बन गया। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये घटनाक्रम है जिसके तहत जो है इसमें आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर वक्फ की परिभाषा और संवैधानिक आधार की बात करो तो वक्फ आखिर है क्या? देखो, जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धार्मिक, पवित्र या परोपकारी उद्देश्य के साथ किया गया कोई स्थायी दान, स्थायी दान समझते जैसे जमीन दे दिया, ठीक है, घर मकान बिल्डिंग दे दिया, तो ऐसे जो दान किए जाते हैं, ठीक है, उस दान को हम वक्फ कहते हैं। तो वक्फ बेसिकली जो है परमानेंट इंडोमेंट मेड बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल पर्पज के लिए देते हैं। जैसे हिंदू धर्म में धार्मिक कार्य के लिए देते हैं, ऐसे ही इस्लाम धर्म में जो धार्मिक कार्य के लिए देते हैं उसे वक्फ कहते हैं। एक बार वक्फ घोषित संपत्ति बेची, ट्रांसफर, विरासत या गिरवी नहीं रखी जा सकती। अब अगर मान लीजिए कि वक्फ की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो वक्फ के लिए घोषित होगी। मान लो एक पर्टिकुलर मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम है सादिक, उसने अपनी एक जमीन जो है किसी को दे दी। अब वो जमीन जब वक्फ के अंतर्गत आ गई, वक्फ की जमीन हो गई, धार्मिक रूप से दान की गई जमीन हो गई, तो उस जमीन को ना तो बेचा जा सकता है, ना तो उस जमीन को किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ना तो उस जमीन को जो है किसी की विरासत मानी जा सकती है, और ना ही गिरवी रखा जा सकता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 के अंतर्गत ये धार्मिक दान में शामिल है। ठीक है, धार्मिक दान में इसको शामिल किया जाता है। अब इसके अंदर मुख्य संशोधन क्या है? सबसे पहले संशोधन ये किए गए कि वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल हो। पहली बात तो ये एक देखने को मिली। वक्फ बाय यूजर की अवधारणा हटाएगी। द कंसेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूजर जो है, ठीक है, इसकी अवधारणा को हटाया गया। धारा 40 हटाएगी जो वक्फ बोर्ड को एक तरफा संपत्ति घोषित करने की जो है एक हिसाब से अगर आप देखेंगे शक्ति देता था। इसमें क्या होता था, वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को जो है एक तरफा अपनी तरफ से बोल देता था ये वक्फ की संपत्ति है, तुम मान ली जाती थी। लेकिन ये धारा 40 हटाएगी, बोला कि एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से जो क्लैरिटी चाहिए, दोनों तरफ से स्वीकृति चाहिए, तो ही ये कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब जो आपने देखा होगा कितना बवाल हुआ, कोई बोला कि ये वक्फ की संपत्ति है, दिस एंड दैट। ठीक है, दूसरा क्या है कि वक्फ समर्पण करने वाले को कम से कम 5 वर्षों से मुस्लिम होना आवश्यक है। मतलब अब ऐसा नहीं कि भाई अचानक आप जो है किसी धर्म से परिवर्तित हुए और आपने संपत्ति को दान कर दिया और फिर जो है वो संपत्ति वक्फ के अंतर्गत चली गई। नहीं, इस संपत्ति के दान के लिए बेटा कम से कम 5 साल जो है आप एक हिसाब से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो नमाज अदा कर रहे हो, सारी चीजें जो है विधि विधान कर रहे हो, उस व्यक्ति के द्वारा ही अगर आप देखेंगे तो वक्फ समर्पण मतलब अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि वक्फ समर्पण करने वाले व्यक्ति को ये सभी चीजें करनी जरूरी है। 5 साल तक वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है जी हाँ। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के उत्तराधिकार और अधिकारों की सुरक्षा की गई। ठीक है, पहले क्या था, जो विधवा है, तलाकशुदा महिलाएं हैं, अनाथों के जो उत्तराधिकार हैं, अधिकार जो है उनकी सुरक्षा नहीं थी, उसकी सुरक्षा की गई। बोला गया कि भैया जो जिनकी जमीन है उनके अधिकार में जाएगी। ठीक है, सरकारी भूमि विवादों की जांच कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। अब अगर कोई सरकारी भूमि विवाद है, मतलब अगर मान लो वक्फ ने बोर्ड बोला कि सरकारी भूमि जो है ये हमारी वक्फ की भूमि है, ठीक है, तो इस जमीन की जो है जांच कौन करेगा? कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी करेगा। बाकी मामला कलेक्टर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल 3 सदस्यीय ढांचा बना रहेगा। रुपए 1 लाख से अधिक आय वाले वक्फ संस्थानों की सरकारी ऑडिट अनिवार्य है। मतलब वो वक्फ संस्थान जिनकी 1 लाख से अधिक की आय है उनको सरकारी रूप से ऑडिट करना अनिवार्य है। उनको पारदर्शी रूप से बताना पड़ेगा कितनी संपत्ति है, संपत्ति में क्या वृद्धि हुई है, किस प्रकार से संपत्ति प्राप्त की गई। इसके अलावा वक्फ बोर्ड को योगदान घटाकर 5% कर दिया गया, जो पहले 7% था। ठीक है, तो जो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो योगदान दिया जाता था 7% का, उसे घटा के अभी 5% कर दिया गया। अनुसूचित क्षेत्रों को शेड्यूल
5 और 6 पर वक्फ की मनाही है, मतलब वक्फ क्रिएशन प्रोहिबिटेड ऑन ट्राइबल लैंड। ठीक है, जो भी शेड्यूल 5 और 6 के अंतर्गत जो ट्राइबल लैंड आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्रों की जो भूमि है उस पे वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। लिमिटेशन एक्ट 1963 अब वक्फ मामलों में लागू होगा। लिमिटेशन एक्ट का मतलब ये है कि भैया अब आपको जो है एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत अपनी संपत्ति अपने जो वादे हैं वो बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अकबर के काल में या फिर जहांगीर के काल में कुछ हुआ था और आप अब जब अपना दावा दे रहे हो, नहीं, एक लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। अब आपको डिस्प्यूट जो है, ठीक है, नाउ अप्लाइज टू वक्फ डिस्प्यूट फ्रॉम डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाएगी कि भैया इस समय सीमा के अंतर्गत ही आप अपना दावा ठोक सकते हो। ऐसा नहीं कि कभी मन कभी भी दावा ठोक दोगे, नहीं, एक निश्चित समय सीमा होगी। उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति दी गई। अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम होती है अगर किसी भी डिसीजन में, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ये छूट दी गई। तो ये चीज आप यहाँ पे देखेंगे व्यापक रूप से देखने को मिलता है। ये कुछ मेंस के पॉइंट हो जाएंगे जो हम कभी मेंस की तैयारी करते समय देखेंगे। ठीक है, जी हाँ। अभी ये तो मैं आज पहले दिन क्लास ले रहा हूँ, अभी मैं स्पोर्ट की क्लास लूंगा। अभी मैं आपको साइंस एंड टेक के करंट अफेयर की क्लास अलग से लूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तरीके से मैं करंट काफी कुछ आपको कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे से कराने की कोशिश भी करूंगा ताकि आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे कंटेंट दिया जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिजिटल एक्सेस मौलिक अधिकार। अब जो समझिएगा, एक बच्चा है, ठीक है, एक चाइल्ड है। अब आज ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आ गया। अब अगर मान लो उसके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है तो क्या वो बाकी बच्चों से पीछे हो जाएगा? जी हाँ, क्योंकि बाकी बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे, वो ऑनलाइन कई प्रकार के ऐप का प्रयोग करके अपने आप को बेहतरीन करेंगे और वो बच्चा जो है इन चीज़ों के कारण अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने में जो है सक्षम नहीं होगा, पीछे रह जाएगा। इसी के चलते अगर आप देखेंगे तो 30 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 21 के तहत अभिन्न हिस्सा घोषित किया है। जी हाँ, आप उस बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए जिस बच्चे के द्वारा ड्यू टू लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस वो पीछे हो गया है, बाकी बच्चों से आगे बढ़ गए हैं, इसलिए उस व्यक्ति के लिए समानता के लिए, ठीक है, समान रूप से विकास के लिए डिजिटल एक्सेस जो है उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। अब ये जो निर्णय है ये न्यायमूर्ति आर महादेवन द्वारा लिखित निर्णय था, जिसमें इस पीठ में शामिल थे न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला भी। ये निर्णय दो जनहित याचिकाओं पर आधारित था। एक 2024 की जनहित याचिका थी प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरी 2025 की थी अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी के ऊपर आधारित ये निर्णय लिया गया। इसमें संविधान का क्या आधार दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कोर्ट ने कहा आज के युग में शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका जैसी जरूरी सेवाएं डिजिटल माध्यम से जुड़ी हुई हैं। इसलिए भाई साहब जो डिजिटल एक्सेस है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे लोगों के लिए जो है राइट टू लाइफ के साथ में जोड़ना जरूरी है। इसीलिए हमने जो है राइट टू डिजिटल एक्सेस इक्वल टू पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ जो है कर दिया है। मतलब डिजिटल एक्सेस का अधिकार जो है जीवन के अधिकार का हिस्सा कर दिया। इसके पहले अनुच्छेद 21 में अगर आप देखेंगे और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हो, और भी कौन से अधिकार शामिल किए गए, तो भाई एक मामला था ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी 1985 का, जिसमें जीवन यापन का अधिकार शामिल किया गया। ठीक है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल किया गया। मोहनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक में शिक्षा का अधिकार जो है किया गया। इसके अलावा जस्टिस के एस पुट्टस्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया में निष्ठा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी शामिल की गई। और उसके बाद फिर राइट टू डाई विद द डिग्निटी, सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के तहत शामिल की गई। उसके बाद आपको नया जो है आपको यहाँ पे डिजिटल एक्सेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
केस भले ही मत याद रखो, कौन सी चीजें और शामिल है, आपको एमसीक्यू दे दिया जाएगा, कुछ स्टेटमेंट दे देंगे और आप इसी स्टेटमेंट में फंस सकते हो। तो इन चीजों को आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है और बेहतरीन तरीके से जो है इसमें जानकारी अपनी जुटा के रखनी है। ठीक है, अब देखो डिजिटल, अब ये देखो, अब ये तो ये राष्ट्रीय संदर्भ में अगर आप यूपीआई का विकास, आधार, गुड गवर्नेंस पोर्टल, दिस एंड दैट, या आप एथिक्स में भी यूज करोगे। बाकी जगह मैंने नोट्स बहुत लाजवाब बनाए हैं, ये उनको ज़्यादा समझ में आएगा जो बच्चे मेंस के एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले होंगे, या फिर जो बच्चे प्रीलिम्स भी देते हैं उनको भी समझ में आएगा। टू द पॉइंट चीज़ें हैं, क्योंकि आज का जो है नेशनल अफेयर है, नेशनल अफेयर से जो है न्यूज आती तो है प्रीलिम्स में, लेकिन वो काफ़ी जो है बिल्कुल डायरेक्ट और बहुत ही अच्छी न्यूज आती है जो मैंने आपको पढ़ाई, जैसे त्रिपुरा वाली, ठीक है, जैसे डिजिटल एक्सेस वाली, तो ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है। अगर मान लो डिजिटल एक्सेस है तो आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको आर्टिकल 21 पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सभी चीजें मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखें, डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार। भारत नेट योजना अब तक 2.14 लाख ग्राम पंचायत तक पहुंची। डिजिटल भारत निधि ड्राफ्ट नियम जारी किए गए। ये सभी वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे बेटा तो हमारे डिजिटल चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप डिजिटल एक्सेस की बात कर रहे हैं उस समय एक बहुत ही प्यारा मुद्दा है जो कि मैंने इसमें शामिल किया है, मैंने यहाँ पे शामिल किया, आप देख सकते हैं, इंटरनेट शटडाउन का मुद्दा। कहा जाता है कि भारत 2024 में लोकतांत्रिक देशों में दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन करने वाला देश रहा है। जी हां, पहले नंबर पे म्यांमार रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पे जुंता गवर्नमेंट है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको जो है भारत जो है लोकतांत्रिक देशों में दूसरे नंबर पे, भारत ने करीब पूरे 2024 में 84 बार शटडाउन किया और म्यांमार ने करीब 85 बार इंटरनेट को शट डाउन किया, बस एक कम है भारत में। लेकिन ये चीज ये भी बताता है कि किस प्रकार से भारत राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों के बीच में संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट करे, तो ये आपको थोड़ा पॉइंट याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वैश्विक तकनीकी संदर्भ में डिजिटल क्षेत्र में भारत में, तो भारत ने ITU-WTSA 2024 जैसे वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी की जो कि दिल्ली में हुआ था, आप सभी को मालूम है। भारत जेन LLM जैसी स्वदेशी AI का प्रयास जो है ये भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, मान लो 12 अक्टूबर को पेपर में आ जाता है कि भैया भारतीय AI, क्योंकि AI तो अभी हर जगह न्यूज में है, ठीक है, तो स्वदेशी AI का प्रयास हमारी डिजिटल आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, ये निम्न में से कौन है? तो भारत जेन LLM, ठीक है, जी हाँ, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं, मुख्य टॉपिक जातिगत जनगणना। अब जातिगत जनगणना 2027, कास्ट इन्यूमरेशन सेंसस 2027 जो है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लगातार कई बार बहस हो रही थी कि भाई जातिगत जनगणना हो, ठीक है, जाति के आधार पर जनगणना की जाए, इनको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। उन्हीं चर्चाओं के तहत 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने निर्णय लिया कि 2027 की जनगणना में जाति आधारित जानकारी एकत्र हो। मतलब सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया कि भैया हम जाति आधारित जनगणना जो है इसमें लेके आने वाले। अब ये कहती है सरकार की भी जनगणना 2 चरण में होगी। पहला चरण जो होगा इसमें मकान के बारे में जानकारी होगी, इमारतों की जानकारी। दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी, हर व्यक्ति की जाति सहित पूरी जानकारी ली जाएगी। जनगणना के संदर्भ में तिथि अगर देखेंगे तो भारत के अधिकांश हिस्सों में 1 मार्च 2027, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026। अगर आप देखेंगे तो ये एक संदर्भ तिथि है, रेफरेंस डेट की भाई इस समय तक जो है कंप्लीट होगा। ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में अगर आप देखें तो 1931 अंतिम बार भारत में संपूर्ण जाति डेटा एकत्रित किया गया था। मतलब अगर जाति आधारित आंकड़ों की बात करें तो अंतिम बार 1931 में भारत में संपूर्ण जाति का डेटा एकत्रित किया गया। 1941 में जाति डेटा लिया गया लेकिन प्रकाशित नहीं हो, क्योंकि विश्व युद्ध द्वितीय आ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है जाति आधारित डेटा जो है जारी नहीं किए गए। 1951 से अब तक SC ST संबंधित डेटा शामिल होता रहा, लेकिन OBC का डेटा शामिल नहीं रहा है। मंडल आयोग ने एक बार 1979 में OBC आबादी करीब 52% जो है अनुमानित बताई थी कि लगभग 52% हो सकती है, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में आया, ठीक है, इसने जाति के डेटा तो लिए लेकिन ज्यादातर प्रकाशित नहीं हुआ। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा, कि पहले संपूर्ण जाति का डेटा जो है
अगर आप देखेंगे अंतिम बार भारत में 1931 में लिया गया था, उसके बाद 41 में लिया गया, जारी नहीं किया गया। 1951 से अब तक SC ST का डेटा तो होता है, लेकिन OBC का डेटा नहीं है। मंडल आयोग ने एक बार बोल दिया था, कमीशन ने, कि भैया 52% अनुमानित जो है OBC हो सकते हैं। SECC जो है डेटा लेता है, लेकिन पूरी तरीके से प्रकाशित नहीं करता था। लेकिन इस बार जो जनगणना हो रही है उसमें जाति आधारित अगर आप देखेंगे दृष्टिकोण आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ की बात करें तो सामाजिक न्याय और नीति, आरक्षण नीति और लाभ वितरण के लिए सटीक जाति आंकड़े जो हैं आवश्यक हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे बेटा तो हमारे यहाँ भी लोगों को आरक्षण में क्या नीति है, क्या लाभ होने चाहिए, सटीक जाति आंकड़े होने चाहिए। अच्छा, अब एक और खास बात, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में उपवर्गीकरण को मंजूरी दी। मतलब बोला गया भैया देखो, SC ST में जो लोग पिछड़े हो पिछड़े रह जा रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं बस उन्हीं को लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है समस्या आ रही है। तेलंगाना भारत का पहला राज्य बना है जिसने अप्रैल 2025 में SC उपवर्ग बनाए हैं। SC में भी एक उपवर्ग बना दिया ताकि बेटर जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे इसी डेटा, मतलब जो अभी डेटा आएगा, क्लियर है, इसके तहत अगर आप देखेंगे तो यह निर्णय प्रमाण आधारित योजना के हिस्से के रूप में, प्रमाण मतलब अभी मैंने आपको कई बार डिस्कस किया कि भारत की जो, मैंने एथिक्स में भी कराया था आपको, कि जो भारत सरकार है वो परिणाम आधारित ज्यादा चल रही है, ना कि जो है कागज आधारित। तो इनकी जो भी योजनाएं होती है उनको ग्राउंड लेवल पे किसी न किसी तरीके से आपको दिखती हैं। जैसे पंचायत उन्नति इंडेक्स PI 2.0 और डिजिटल एक्सेस एज फंडामेंटल राइट, ये दोनों चीजें दिख रही हैं। किस प्रकार से हमारे यहाँ पे सरकार ने डेटा नीति जो है उसको एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना है, उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है जी हाँ, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये हो गया, क्लियर जी। अब आगे बढ़ेंगे, ये अलग मुद्दा है मेंस का, उसके ऊपर कभी देखेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। अब अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव की तिथि और भागीदारी, चुनाव की तिथि 5 फरवरी 2025 को, मतगणना और परिणाम की बात करें तो 8 फरवरी 2025 को, कुल मतदान प्रतिशत 60.54%, 94.5 लाख से अधिक वोटर्स, महिलाओं का मतदान प्रतिशत 60.92% है और पुरुषों का मतदान प्रतिशत 60.21 है। तो अगर आप देखेंगे विमेन जो है उन्होंने ज्यादा मतदान किया है एज कंपेयर टू मेन। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो 60.92 है, वहीं पे पुरुषों का केवल 60.21 है। तो कुछ पॉइंट से जो है फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब अगर इसके परिणाम की बात करो तो बीजेपी यहाँ पे 70 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की। बोला जाता है कि 1998 के बाद पहली बार बीजेपी ने दिल्ली में जो है बहुमत पाई। आप में भारी गिरावट है, 2020 में जहां 52 सीटें थी वो घटकर 22 सीटों पे आ गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार तीसरे चुनाव में 0 सीट, मतलब अगर आप देखेंगे तो 0 सीट हासिल है और वोट से इनका केवल 6.34% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है ये बनी है 20 फरवरी 2025 को, उन्होंने शपथ लिया। ये दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री होंगी, इससे पहले सुषमा स्वराज 1998, शीला दीक्षित 1998 से 2013 और आतिशी मार्लिना जो कि आप की नेता हैं। ठीक है, वो अभी विपक्ष की नेता भी हैं, इन्होंने 2024 से 25 तक कार्यकाल जो है संभाला था। उप मुख्यमंत्री परवेज साहिब सिंह वर्मा, ठीक है, ये बनाए गए, जिनके पिताजी CM भी थे एक समय। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जो है वो बनाए गए, 24 फरवरी 2025 को निर्वाचित हुए। इसके अलावा ठीक है, अगर मैं राष्ट्रीय संदर्भ में जोड़ूं तो हरियाणा बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी, 48 सीटें प्राप्त की हैं। जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है। ठीक है, वहां पे इंडिया गठबंधन ने जो है वहां पे सरकार बनाई है। क्लियर है, ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जब जब देखिए, जब क्या होता है कि केंद्र में जो सरकार होती है, इट इज नॉट ओनली अबाउट बीजेपी एंड दिस एंड दैट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई भी सरकार केंद्र में हो, अगर राज्य में दूसरी सरकार होती है वो केंद्र की कुछ स्कीम को लॉन्च करती नहीं है। जैसे दिल्ली वालों को जो है कुछ स्कीम का लाभ नहीं मिलता था, जैसे दिल्ली ने आयुष्मान भारत योजना को 5 अप्रैल 2025 से लागू किया, क्योंकि अब वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट आई जो कि केंद्र में सत्ता है। इसके अलावा दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एशियाई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का 9वां सबसे व्यस्त जो है हवाई अड्डा बताया गया है। तो बात जब दिल्ली की होती है तो दिल्ली के और भी क्या पॉइंट हो सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा ने नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाली 28वीं विधानसभा बनी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया NEVA नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाली जो दिल्ली है वो कौन सी विधानसभा बनी है? वो 28वीं विधानसभा बनी है। ठीक है जी हाँ,
आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, तमिलनाडु बनाम राज्यपाल। अभी क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। वे राज्यपाल जो है ना जानबूझ के बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं और बिल जो है लटके हुए हैं, वो पास नहीं हो पा रहे, वो कानून नहीं बन पा रहे। कुल 12 बिल के बारे में इन्होंने बताए थे। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ में फैसला सुनाया। ठीक है, अब अगर राज्यपाल के खिलाफ में फैसला है तो यहाँ पे आपको कुछ संवैधानिक चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करना अनिवार्य है। राज्यपाल को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। निर्णय सुनाया गया कि न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला और R महादेवन की पीठ के द्वारा ये निर्णय सुनाया गया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित की। मंजूरी या राष्ट्रपति का संदर्भ, बिल मिलने के 1 महीने के अंदर निर्णय जरूरी है। यदि राज्यपाल सहमत नहीं है तो 3 महीने के भीतर बिल को कारण सहित वापस करना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का संदर्भ, राष्ट्रपति को भेजा गया बिल 3 महीने के अंतर्गत भेजना जरूरी है। राज्यपाल के पास असीमित पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है और समय सीमा का उल्लंघन अवमानना माना जा सकता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जा सकता है, क्योंकि कोर्ट इसका आदेश दे रहा है। ठीक है, इसके चलते अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की ये अभूतपूर्व कार्रवाई रही है, जिसमें राज्यपाल को बिल अस्वीकारने या लौटाने पर विस्तृत नियम बताए गए। डीम्ड एसेंट, सुप्रीम कोर्ट ने 10 तमिलनाडु बिलों को स्वतः मंजूर कर दिया। किसके तहत? आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके 10 बिल जो है तुरंत पास कर दिए और राष्ट्रपति को भी निर्देश देने की शक्ति का संकेत दिया है। ठीक है, SC hinted it could issue a, ठीक है, मैंडमस टू द प्रेसिडेंट इफ नीडेड। अब भाई राष्ट्रपति को भी आप दिशा निर्देश दोगे। राष्ट्रपति ने तुरंत प्रतिक्रिया की। 15 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्या कोर्ट समय सीमा निर्धारित कर सकती है? ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नोट्स मैंने बना दिए हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने सवाल पूछे गए, ये सभी की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुल मिला के 14 सवाल है। ठीक है, तो ये 14 सवाल कौन से हैं ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। अब आगे बात करते हैं महाकुंभ 2025 की, क्योंकि आपको मालूम है महाकुंभ भी न्यूज में था। महाकुंभ जो है 2025 प्रयागराज में रहा है। त्रिवेणी संगम पे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 के मध्य आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो स्नान की मुख्य तिथियां थी उनमें मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि देखने को मिलती है। आयोजन चक्र और सांस्कृतिक पहचान की बात करो तो महाकुंभ हर 12 साल में 4 स्थानों पर बारी बारी होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इसके अलावा जो कुंभ है महाकुंभ निकुंभ वो नासिक में होने वाला 2027 में गोदावरी नदी के किनारे। यूनेस्को ने 2017 में कुंभ को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया था। ठीक है, कब बेटा? 2017 में घोषित किया था। बजट और निवेश की बात को 6,382 करोड़ अनुमानित बजट था। यूपी बजट 2024-25 से अलग से 2,500 करोड़ रुपए जो है दिए गए। याद रखना, टोटल एलोकेशन 6,382 करोड़ और 2,500 करोड़ जो है यूपी बजट से एलोकेट किया गया। और एक बहुत बड़े स्तर पर अगर आप देखेंगे तो भारत में कुंभ का आयोजन हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु भारत आए थे। अब जरा देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ 2025 का जो लोगो है उसमें अमृत कलश, मंदिर, हनुमान जी, ऋषि, अक्षय वट वृक्ष ये आपको देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस 2025 यूपी झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, विरासत और विकास का संगम। तो जो गणतंत्र दिवस 2025 का था उसमें यूपी की तरफ से जो एक झांकी प्रस्तुत की गई, उस झांकी में अगर आप देखेंगे जिसमें संगम ऑफ हेरिटेज एंड डेवलपमेंट जो है इसका एक आधार रखा गया था, उसमें उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी और प्रशासन के ऊपर बात करें तो यूपी पुलिस और स्मार्ट सिटी को डिजिटेक अवार्ड 2025 जो है वो मिला हुआ है। एआई आधारित निगरानी रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को, ठीक है, और उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस और स्मार्ट सिटी को डिजिटेक अवार्ड 2025 मिला। जो FM 130.5 है उसको कुंभवाड़ी चैनल उसने लॉन्च हुआ। और पंपकिन, जाके गूगल पे देखेंगे, एक बस है, नीचे रसोई है, ऊपर बैठ के खाने वाला है।
पंपकिन भारत का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट जो है वो कुंभ के प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में मीडिया सेंटर के पास शुरू हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कुंभ में कुछ पर्यावरणीय प्रयास हुए जो कि बहुत ही अहम है। जैसे जो एक जापानी तकनीकी है जिसे हम कहते हैं मियाओकी, इस तकनीकी के तहत घने वन विकसित किए गए ताकि अगर आप देख सकते हैं तो क्लीन एयर, जो साफ जो हवा है उसकी कमी ना हो, क्लीन एयर जो है प्राप्त होती रहे। इसके अलावा पर्यटन और संस्कृति जुड़ाव से तो संस्कृति ग्राम 5 एकड़ में स्थापित किए गए। रेलवे स्टेशनों पर पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित हुआ। और काशी तमिल अगर आप देखेंगे संगमम 3.0 के प्रतिभागियों ने कुंभ में भाग लिया था। एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काशी तमिल संगम मतलब एक हिसाब से अगर आप देखेंगे नॉर्थ साउथ कनेक्शन, आर्य और द्रविड़ कनेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है जी। बुनियादी ढांचे के बारे में बात करें तो प्रयागराज में भारत का दूसरा वेस्ट टू सीएनजी प्लांट बन रहा है। ठीक है, पहला जो है वो इंदौर में, और इंदौर वाला वेस्ट टू सीएनजी प्लांट एशिया का लार्जेस्ट प्लांट है। दूसरा आपके प्रयागराज में, और तीसरा काम फिर चालू होगा पुणे में। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन शासन, संस्कृति, कूटनीति, निवेश के केंद्र। यूनेस्को ने गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मालूम चल जाना चाहिए। ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बताते हैं कि भाई देखो भारत का कल्चर इतना स्ट्रांग है। यूनेस्को ने गीता और नाट्य शास्त्र, जो नाट्य शास्त्र अगर आप देखेंगे ठीक है भरत मुनि का, उसको जो है शामिल किया गया है वर्ल्ड रजिस्टर में। तो यहां से भी नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। जी हाँ, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ठीक है, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करना है तो किन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है? तो भाई कम से कम 1000 वर्ष पुरानी साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए, प्राचीन और मौलिक साहित्य होना चाहिए, साहित्यिक परंपरा किसी दूसरी भाषा से उधार ना हो, मतलब उसको किसी और भाषा से उधार न लिया गया हो। संशोधित मानदंड क्या है? 1500 से 2000 वर्षों की प्राचीनता। ठीक है, कम से कम अगर आप देखेंगे तो रिवाइज क्राइटेरिया 2024 में किया गया। बोला गया भी कम से कम 1500 से 2000 ठीक है वर्षों की प्राचीनता होनी चाहिए। गद्य, कविता, शिलालेख आदि सभी प्रकार के ग्रंथ शामिल होने चाहिए, और प्राचीन रूप से वर्तमान भाषा से अलग या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो सकता है। मतलब जो वर्तमान भाषा है उससे अलग होना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो। पहले की 3 कंडीशन थी, 1000 वर्ष पुरानी थी, प्राचीन मौलिक साहित्य थी, किसी दूसरी भाषा से उधार ना, मतलब किसी दूसरी भाषा से लिया गया और किसी दूसरी भाषा से विकसित ना हो, अपनी खुद की जो है स्वतंत्र रूप से विकसित भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो शामिल होगी। इसके बाद 2024 में कुछ संशोधन हुआ, उसके तहत जो है इनको शामिल किया गया है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो तमिल 12 अक्टूबर 2004 को मान्यता प्राप्त, संस्कृत 25 नवंबर 2005 को, तेलुगु जो है 31 अक्टूबर 2008 को, कन्नड़ जो है 31 अक्टूबर 2008 को, और मलयालम जो है 8 अगस्त 2013 को, उड़िया जो है 1 मार्च 2014 को इनको मान्यता प्राप्त आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी हाँ, गीता नाट्य शास्त्र मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। फिर इसी प्रकार से इसमें विकसित किए गए। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या? कोक बोरोक साहित्य परिषद जो त्रिपुरा का है उसने बोला है कि भाई कोक बोरोक को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हुई है। भैया इन्होंने जो है कोक बोरोक जो इनकी भाषा है, इन्होंने कहा है भैया कि भाई देखो हमारे भाषा के अधिकार के तहत भाई इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो आई होप सो आज का काफ़ी टॉपिक हुआ, क्योंकि आगे जो है बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट को भी आगे हम लोग कवर करने वाले, जैसे एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद लेडी जस्टिस की जो प्रतिमा है आपने सुना होगा। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉप बाकू अजरबैजान के बारे में, तो इसका एक जो अगला सेशन आएगा उसमें हम लोग ये सब करने वाले हैं। तो इसके बारे में आप मुझे जो है बहुत अच्छे से फीडबैक दीजिएगा, और क्या बदलाव चाहते हैं वो भी बताइएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मैं अलग से स्कीम में पढ़ाऊंगा, तो इनको अच्छे से कर लेना है। तो अब आप मुझे बस फीडबैक दीजिए, क्या इस तरीके से सही है, कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।